नाजरीन आदाब, आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। आज की खास बात में हम देखेंगे कई अहम कौमी और बैनुल अक़वामी खबरें। ज़राई कानूनों के खिलाफ किसान तहरीक का आज 34वां दिन है। आज बिहार में किसानों की ताईद में RJD और दीगर जमातों ने रैली निकाली। इसी दौरान आम आदमी पार्टी के कायद राघव चड्ढा ने कहा कि सिंघू बॉर्डर पर किसानों के लिए फ्री वाईफाई की सहूलत दी जाएगी। आपको बता दें कि मरकजी हुकूमत और किसानों के बीच 21 दिन बाद चारशंबे के रोज 7वें दौर की बातचीत होगी। किसानों ने हुकूमत को 29 दिसंबर की तारीख दी थी, लेकिन हुकूमत की तरफ से 30 दिसंबर का न्योता मिला, जिसे किसानों ने मान लिया, लेकिन कहा कि सरकार एजेंडा बताए। वहीं भारतीय किसान यूनियन के कौमी तर्जुमान राकेश टिकैत ने कहा कि जो तजवीज़ हमने रखी है उस पर बातचीत करेंगे। कानून वापस नहीं लिए गए तो यहीं बैठे रहेंगे। किसान 30 दिसंबर को ट्रैक्टर मार्च का ऐलान भी कर चुके हैं, लेकिन जराये के मुताबिक हुकूमत से बातचीत कामयाब नहीं रही तो 31 दिसंबर को मार्च निकाला जाएगा। दूसरी तरफ अपोजिशन पार्टीज की जानिब से किसानों को गुमराह करने के इल्जामात पर भारतीय किसान यूनियन के तर्जुमान राकेश टिकैत ने जवाब दिया। उन्होंने कहा कि अपोजिशन इतना मजबूत होता तो किसानों को एहतजाज की जरूरत ही नहीं पड़ती। वहीं पानीपत में समालखा के पास GT रोड पर वाक़े रिलायंस के पेट्रोल पंप को किसानों ने पीर के रोज बंद करा दिया। पोस्टर और बैनर फाड़ दिए। पुलिस ने केस दर्ज किया है। उधर पंजाब में अब तक करीब 1500 टेलीकॉम टावरों को नुकसान पहुंचाया जा चुका है। इनमें ज्यादातर रिलायंस जियो के हैं। इससे मोबाइल खिदमात पर असर पड़ा है। रिलायंस जियो ने टावरों की हिफाजत के लिए पंजाब पुलिस से मदद मांगी है। कांग्रेस के साबिक सदर राहुल गांधी ने मुल्क में बढ़ती हुई बेरोजगारी और 1 महीने से ज्यादा अरसे से जारी किसान आंदोलन के सिलसिले में मोदी हुकूमत पर हमला करते हुए मंगल को कहा कि इसे किसानों, मजदूरों, गरीब और आम आदमी की नहीं बल्कि सनतकार दोस्तों की फिक्र है। राहुल गांधी ने ट्वीट किया कि नौजवानों पर बेरोजगारी की मार, अवाम पर महंगाई का जुल्म, किसान पर दोस्ती वाले क़वानीन का हमला, यही है मोदी हुकूमत। इसके साथ ही उन्होंने एक खबर पोस्ट की जिसमें लिखा है कि नवंबर में 35 लाख लोगों की नौकरियां छीन गई हैं, मुल्क में रोजगार में कमी आई और बेरोजगारों में इजाफा हुआ है। कांग्रेस ने कहा है कि अगर हुकूमत किसानों की बात मानने के लिए तैयार है तो उसे दोनों फरीकों में हुए माहदे को कानूनी दर्जा देना चाहिए। कांग्रेस रहनुमाओं ने कहा कि अगर हुकूमत किसानों के मुतालबे पर तस्लीम करती है और किसान हुकूमत से मुज़ाकरात के लिए तैयार है तो माहदों को कानून में शामिल किया जाना चाहिए। कानून में सिर्फ इतना ही लिखना कि कम से कम सपोर्ट प्राइस यानी MSP को खत्म नहीं किया जाएगा और मंडियां पहले की तरह काम करेंगी। किसानों की इन कुछ मुतालबों को अगर मान लिया जाता है तो तहरीक खत्म हो जाएगी। पार्टी के सीनियर लीडर राजीव शुक्ला और राजस्थान रियासती कांग्रेस के सदर गोविंद सिंह डोटासरा ने मंगल को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हुकूमत को किसानों को ज़बानी यकीन दहानी कराने या उनके मुतालबे को तहरीरी तौर पर मानने के बजाय उसे कानूनी जामा पहनाना चाहिए। इससे किसान का हुकूमत पर एतमाद में इजाफा होगा और तहरीक भी खत्म हो जाएगी। मांग है। और दूसरी बात यह कि एक जो बार बार बात कही जाती है कि अरे ये तो 1.5 प्रदेश का आंदोलन है, पंजाब आधा, हरियाणा पंजाब, ये उनकी गलत फहमी है। वहां यदि आप जाएं
यूपी बॉर्डर पर जो बैठे बैठे हो कि पंजाब हरियाणा के हैं क्या? वहां पे जाइए, आपको मध्य प्रदेश का किसान मिलेगा, वहां राजस्थान का किसान मिलेगा, वहां महाराष्ट्र का किसान मिलेगा। और आज तो हमारे जो सहयोगी दल है राष्ट्रवादी कांग्रेस ने कहा कि वो उसको किसान आंदोलन को, महाराष्ट्र तो जाने ही जाता है किसानों के लिए, वहां पे उनके वहां के बड़े प्रगतिशील किसान हैं। कोऑपरेटिव, अगर कोऑपरेटिव का सबसे बड़ा सहकारिता का कोई प्रयोग है तो महाराष्ट्र में हुआ है, जहां पे वो कर रहे हैं। उनके लोग भी, दक्षिण भारत के लोग बराबर आ रहे हैं। और मैंने जो सुना है कि जो किसान धरने पे बैठते हैं फिर जाते हैं उसी गांव से दूसरे किसान भी आ जाते हैं। तो इस तरह से पूरे देश से लोग आ रहे हैं। अब आप दक्षिण वगैरह के लोग कम होंगे क्योंकि उतनी दूर से आना जाना, उनकी बात यहाँ के लोग बुलंद कर रहे हैं। और इसमें कोई इसको जो ट्विस्ट देते हैं बार बार कि ये राजनीतिक दलों का आंदोलन है, झोला छाप लोगों का आंदोलन, ये सब ये लोग जो है जानबूझ के आंदोलन को बदनाम करने की चेष्टा कर रहे हैं। ये जो आंदोलन किसानों का आंदोलन है, किसान इसको चला रहे हैं। और वरना इतनी भारी संख्या में, इतनी ठंड में, कितनी भी आप लगा लीजिए कि उनको दूध मिल रहा है और उनको ये मिल रहा, वो मिल रहा खाने को, आप बैठ जाइए ना जाके, आपको दूध क्या, आपको तो आइसक्रीम और रसमलाई सब देंगे, बैठोगे आप खुले में वहां पे रात में। तो ये जो है इनका जो कहने का है, ये सिर्फ किसानों को बदनाम करने की चेष्टा है। इसकी हम कड़ी निंदा करते हैं और सरकार से ही मांग करते हैं कि किसानों से वार्ता करें, उनके प्रति सहानुभूत रवैया रखें। और वार्ता में जो उनकी मांग है वो पार्लियामेंट से पारित कानून का हिस्सा होने चाहिए। इट हैज टू बी इंक्लूडेड, इंसर्टेड इनटू द लॉ, इनटू द बिल। मालगाड़ियों के ऑपरेशंस के लिए बनाए गए ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर यानी डीएफसी के प्रयागराज में वाक़ कंट्रोल रूम और लुधियाना से लेकर वेस्ट बंगाल में वाक़ दानकुनी स्टेशन तक 1875 किलोमीटर डीएफसी ट्रैक पर दोनों के ऑपरेशंस का वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर पीएम मोदी ने कहा कि आज का दिन इंडियन रेलवेज के शानदार माजी को 21वीं सदी की नई पहचान देने वाला है। यह आज़ादी के बाद का सबसे बड़ा और जदीद रेल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट शुरू होते हुए हम देख रहे हैं। पूरे देश को आपस में जोड़ती थी, वो अब पूरे देश के कृषि बाजार को भी जोड़ रही हैं, एक कर रही हैं। साथियों, किसान रेल सेवा देश के किसानों की आमदनी बढ़ाने की दिशा में भी एक बहुत बड़ा कदम है। इसमें खेती से जुड़ी अर्थव्यवस्था में बड़ा बदलाव आएगा। यही है, किसान रेल जैसी नई पहल की जा रही है। आजादी के पहले से भी भारत के पास बहुत बड़ा रेलवे नेटवर्क रहा है। कोल्ड स्टोरेज से जुड़ी टेक्नोलॉजी भी पहले से मौजूद रही है। अब किसान रेल के माध्यम से इस शक्ति का बेहतर इस्तेमाल होना शुरू हुआ है। साथियों, छोटे किसानों को कम खर्च में बड़े और नए बाजार देने के लिए हमारी नीयत भी साफ है और हमारी नीति भी स्पष्ट है। हमने बजट में ही इससे जुड़ी महत्वपूर्ण घोषणाएं कर दी थी। पहली, किसान रेल, और दूसरी, कृषि उड़ान। यानी जब हम ये कह रहे हैं कि हमारी सरकार अपने किसानों की पहुंच को देश के दूर दराज वाले क्षेत्रों और अंतर्राष्ट्रीय बाजार तक। गुजरात में बीजेपी के मशहूर लीडर और रुकने पार्लियामेंट मनसुख वसावा ने पार्टी से इस्तीफे का ऐलान कर दिया, जिससे रियासत में सियासी हलचल काफी तेज हो गई है। 6 बार लोकसभा के रुकन रहने वाले भरोच सीट से रुकने पार्लियामेंट मनसुख ने यह भी कहा कि लोकसभा इजलास शुरू होने से पहले वो ऐवान की रुकनियत से भी इस्तीफा दे देंगे। इस ताल्लुक से उन्होंने 28 दिसंबर को गुजरात बीजेपी सदर CR पाटिल को एक खत लिखा है, जिसमें पार्टी से मुस्तफी होने की जानकारी दी गई।
मीडिया जराये से मौसूल हो रही खबरों के मुताबिक पार्टी के जरिए लगातार नजरअंदाज किए जाने से मनसुख वसावा मायूस थे और इसीलिए उन्होंने ये सख्त कदम उठाया। हालांकि अपनी नाराजगी से मुतालिक कोई तस्करा उन्होंने रियासती बीजेपी सदर को तहरीर करदा अपने खत में नहीं किया। खत में उन्होंने लिखा कि मैं पार्टी के साथ वफादारी के साथ जुड़ा रहा और पार्टी और जिंदगी के उसूलों पर बहुत ही एहतियात के साथ कारबंद रहा, लेकिन एक इंसान होने के नाते मुझसे गलती हो गई, इसलिए मैं पार्टी से इस्तीफा दे रहा हूं। साथ ही उन्होंने ये भी लिखा कि मैं लोकसभा इजलास शुरू होने से कबल पार्लिमानी रुकून के ओहदे से भी इस्तीफा दे दूंगा। अगले साल होने वाले असेंबली इंतखाबात से पहले बंगाल में बीजेपी और तृणमूल कांग्रेस यानी टीएमसी के बीच टकराव और बढ़ता जा रहा है। जिस बोलपुर में कुछ दिन पहले अमित शाह ने रोड शो कर 5 साल में सोनार बंगला बनाने का दावा किया था, वहीं ममता बनर्जी ने आज पदयात्रा की। बंगाल की वजीर आला ममता ने आज पदयात्रा के बाद कहा कि कुछ एमएलए के पार्टी छोड़ने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि जनता हमारे साथ है। उन्होंने कहा कि बीजेपी कुछ एमएलए को तो खरीद सकती है लेकिन तृणमूल को नहीं खरीद सकती। ममता ने चुनौती दी कि बीजेपी 294 सीटों का सपना छोड़े, वो बंगाल में सिर्फ 30 सीटें जीतकर दिखाए। उन्होंने बीरभूम के बोलपुर में बीजेपी पर करारा हमला बोलते हुए कहा कि बंगाल की तहजीब को तबाह करने के लिए साजिश की जा रही है। बीजेपी तशद्दुद और तफरीक की सियासत बंद करे। उन्होंने कहा कि जो लोग महात्मा गांधी और मुल्क के अजीम कायदीन का एहतराम नहीं करते वो सोनार बंगला बनाने की बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि उन्हें बुरा लगता है जब वो देखती हैं कि विश्व भारती में फिरकावाराना सियासत को आगे बढ़ाने की कोशिशें की जा रही है। उन्होंने बीजेपी को बाहरियों की पार्टी बताते हुए कहा कि नोबेल प्राइज विनर रविंद्रनाथ टैगोर की जमीन पर नफरत की सियासत करने वाले कभी नहीं जीत सकते। यहाँ के लोग सेकुलरिज्म पर ऐसी सियासत करने वालों को कभी नहीं जीतने देंगे। Rally was held just 9 days after Amit Shah's big rally in the same area. Mamta Banerjee launching these very direct attacks. You know, the outsider jibes once again, Indro, and saying how dare they come here and talk about Rabindranath Tagore. Well, absolutely, Shiv. You know, before I answer that, I have with me the person of the moment, somebody who has organized this mega rally of Mamta Banerjee, Anubrata. बिहार में बीजेपी और जेडीयू के बीच चल रहे पावर वॉर के बीच आरजेडी ने सीएम नीतीश कुमार पर बड़ा पांसा फेंका है। साबिक असेंबली स्पीकर और आरजेडी के सीनियर लीडर उदय नारायण चौधरी ने कहा कि नीतीश कुमार अगर तेजस्वी को सपोर्ट देकर वजीर आला बना दें तो अपोजिशन उन्हें 2024 में वजीर आजम के ओहदे के लिए साथ दे सकती है। उन्होंने ये बातें रांची में कही। ये तजवीज़ देकर आरजेडी ने एक तीर से दो शिकार करने की कोशिश की है। वो नीतीश की अगुवाई में बीजेपी को मरकज में रोक पाएगी और बिहार का इख्तिदार भी हासिल कर सकती है। अपोजिशन लीडर तेजस्वी यादव ने पहले ही कह दिया है कि बिहार में मिड टर्म पोल्स होंगे। वहीं कांग्रेस एमपी अखिलेश प्रसाद सिंह ने कहा कि बीजेपी की तरफ से की जा रही फजीहत के बाद नीतीश कुमार को इस्तीफा दे देना चाहिए। वो पहले फैसले लेते थे, अब नहीं ले पा रहे हैं। अरुणाचल में जेडीयू के 6 एमएलए को बीजेपी ने खुद में शामिल करा लिया, इसके बाद भी वो कुछ नहीं कर रहे हैं। नीतीश कुमार की अंतरात्मा जागेगी तो खुद ही वो छोड़ देंगे। उधर छोड़ेंगे तभी इधर से कुछ बात बन सकती है। एक वक्त था जब नीतीश को वजीर आजम के ओहदे का बड़ा दावेदार माना गया था, लेकिन इस दौड़ में नरेंद्र मोदी ने उन्हें मात दे दी। बीजेपी कायद सुशील मोदी ने भी काफी पहले यह बयान दिया था कि नीतीश में पीएम मटेरियल है। हाल ही में अरुणाचल प्रदेश में बीजेपी ने जेडीयू के 6 एमएलए को अपने पाले में कर लिया। इस पर जेडीयू ने बदले की कार्रवाई करते हुए यह फैसला लिया कि वो दीगर रियासतों में अपने बलबूते पर इलेक्शन लड़ेगी। नीतीश ने यह भी कह दिया कि वो नहीं चाहते थे कि वजीर आला बने, लेकिन हलीफ जमातों के कहने पर उन्होंने ये जिम्मेदारी संभाली। यानी बदले हुए सियासी हालात में वजीर आला के ओहदे पर रहने की उनकी ख्वाहिश अब नहीं रह गई है। बिहार में कैबिनेट की तौसी भी अब तक नहीं हो पाई है। इस देर का ठीकरा नीतीश बीजेपी पर फोड़ चुके हैं। दूसरी तरफ बीजेपी की मांगें बढ़ती ही जा रही हैं। वो पहले ही लेजिस्लेटिव काउंसिल के चेयरमैन
का ओहदा और असेंबली स्पीकर का ओहदा ले चुकी है। बीजेपी के कायद ने होम मिनिस्ट्री छोड़ने की मांग नीतीश से कर दी है। बिहार असेंबली के इस बार के इंतखाबात में बीजेपी मजबूत और जेडीयू कमजोर हुई है। असेंबली की 243 सीटों में से बीजेपी 74 और जेडीयू 43 जीती है। इसके बावजूद बीजेपी ने प्री पोल अलायंस के तहत नीतीश कुमार को वजीर आला का ओहदा दिया। तमिलनाडु के अवाम और रजनीकांत के शैदाई शिद्दत के साथ 31 दिसंबर का इंतजार कर रहे थे, क्योंकि उसी दिन वो अपनी सियासी पार्टी से मुताल्लिक अहम ऐलान करने वाले थे। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि सुपरस्टार रजनीकांत ने अपने एक बयान में कहा है कि उन्होंने सियासी पार्टी बनाने का फैसला तर्क कर दिया है। इसकी वजह उन्होंने भगवान की चेतावनी को बताया, जो उन्हें तबीयत खराब होने की सूरत में मिली है। दरअसल रजनीकांत ने अपने ट्विटर हैंडल से 29 दिसंबर को एक बयान शेयर किया, जिसमें उन्होंने लिखा कि गुज़िश्ता दिनों मेरी तबीयत में जो गिरावट हुई है, मैं उसे भगवान की चेतावनी मानता हूं और सियासी पार्टी नहीं बनाने का फैसला लेता हूं। रजनीकांत ने मजीद लिखा कि वो ऐसा नहीं चाहते कि लोग ये समझे कि उन्हें बलि का बकरा बना दिया गया। हालांकि अपने बयान में उन्होंने ये जरूर लिखा कि तमिलनाडु के लोगों के लिए वो काम करते रहेंगे। काबिल जिक्र है कि इससे कबल रजनीकांत ने ऐलान किया था कि वो अपनी सियासी पार्टी का आगाज करने का इरादा रखते हैं और इसके लिए 31 दिसंबर को अपनी सियासी पार्टी का ऐलान करेंगे। इस ऐलान के बाद तमिलनाडु में 2021 में होने वाले असेंबली इंतखाबात में उनका लड़ना तय माना जा रहा था और ये भी कहा जा रहा था कि वो वजीर आला ओहदे के उम्मीदवार बन सकते हैं। लेकिन गुज़िश्ता दिनों जब रजनीकांत हैदराबाद में अपनी फिल्म की शूटिंग कर रहे थे, तब उनकी तबीयत अचानक बिगड़ गई। उन्हें फौरी तौर पर अस्पताल में दाखिल कराया गया था, जहां गुज़िश्ता दिनों उन्हें छुट्टी मिल गई। लोग उम्मीद कर रहे थे कि जुमेरात को अपनी सियासी पार्टी का ऐलान करेंगे, लेकिन अपनी तबीयत की नासाजी को उन्होंने भगवान की चेतावनी तस्वुर करते हुए अपने कदम पीछे खींच लिए हैं। कर्नाटक में गैर मुतवक्को वाक़े में जनता दल एस के सीनियर लीडर और कानून साज काउंसिल के डिप्टी स्पीकर एस.एल. धर्मेगौड़ा ने पीर की रात खुदकुशी कर ली। वो 65 बरस के थे। उनके कुंबे में अहलिया और 2 बच्चे हैं। पुलिस जराये के मुताबिक गौड़ा कल शाम अपनी जाती कार से सुखारीता पतना वाक़े फार्म हाउस से घर के लिए निकले थे। रास्ते में उन्होंने अपने ड्राइवर से कहा कि वो किसी से बात करने जा रहे हैं और उनसे कुछ देर के लिए रुकने के लिए कहा था। घर ना पहुंचने पर कुंबे के अफराद और स्टाफ ने उनकी तलाश शुरू कर दी। देर रात उनकी लाश रेल की पटरी के नजदीक पाई गई। मौके से सुसाइड नोट भी बरामद हुआ। मध्य प्रदेश काबीना ने लव जिहाद ऑर्डिनेंस को मंजूरी दे दी है और ऑर्डिनेंस को फौरी तौर पर मंजूरी के लिए गवर्नर आनंदबेन पटेल को रवाना कर दिया गया। यह ऑर्डिनेंस शादी के बाद जबरदस्ती तब्दीली मजहब की ममानियत करता है। इसे फ्रीडम बिल 2020 कहा जाता है। नौजवान खवातीन को शादी के लिए जबरदस्ती मजहब तब्दील करने की कोशिशों पर 10 साल कैद और 1 लाख रुपए तक जुर्माने की सजा दी जा सकती है। वजीर आला शिवराज सिंह चौहान ने वज़रा को खुद ऑर्डिनेंस की दफात की वजाहत की। आइंदा 6 माह के अंदर इस ऑर्डिनेंस को नाफिज करने के लिए एक बिल असेंबली में पेश किया जाएगा। इस ऑर्डिनेंस में नौजवान लड़कियों को धमकियां देने, शादी का पेशकश करने, रकम का लालच देने या गैर कानूनी जराये के जरिए मजहब तब्दील करने की कोशिश पर 25,000 रुपए तक जुर्माना और 5 साल तक की कैद की सजा की गुंजाइश फराहम की गई है। अगर लड़की SC/ST तबके से ताल्लुक रखती है तो जुर्माना 50,000 रुपए होगा। बड़े पैमाने पर मध्य प्रदेश में इस तरह की गतिविधियां कतिपय लोग कर रहे हैं। ये बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। अपना धर्म छिपाकर अथवा झूठा अभिनय करके, गलत व्याख्या करके अधिनियम विरुद्ध धर्म परिवर्तन किए जाने पर यह कड़ी सजा का प्रावधान किया है। इसमें हमने यह प्रावधान भी किया है कि अधिनियम विरुद्ध 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों का एक ही समय में सामूहिक धर्म परिवर्तन किए जाने पर न्यूनतम 5 वर्ष और अधिकतम 10 वर्ष तक का कारावास और न्यूनतम 1 लाख रुपए का अर्थदंड तक की सजा। जिस व्यक्ति का धर्म अधिनियम के प्रावधानों के विरुद्ध परिवर्तन किया गया है, उसके माता पिता भाई बहन इसकी शिकायत पुलिस थाने में कर सकेंगे। पीड़ित व्यक्ति के अन्य सगे संबंधी, कानूनी अभिभावक अथवा दत्तक होने की स्थिति में उनके संरक्षक भी परिवाद के माध्यम से सक्षम न्यायालय से आदेश प्राप्त कर सकेंगे
प्रस्तावित अधिनियम के अंतर्गत दर्ज किए गए अपराध संज्ञेय और गैर जमानती होंगे और इसकी सुनवाई के लिए सत्र न्यायालय बड़े पैमाने पर। अब बात करते हैं कोरोना वायरस की। दुनिया में कोरोना मरीजों का आंकड़ा आज 8,17,72,000 से ज्यादा हो गया। 5,79,00,000 से ज्यादा लोग ठीक हो चुके हैं। अब तक 17,84,000 से ज्यादा लोग जान गंवा चुके हैं। इसी दौरान अमेरिकी अस्पतालों में नए मरीजों की तादाद बढ़ती जा रही है। पीर को वहां 1,21,000 से ज्यादा नए मरीज भर्ती हुए। वबा के शुरू होने के बाद अब तक का ये एक दिन में भर्ती हुए मरीजों की सबसे बड़ी तादाद है। ये लगातार 27वां दिन रहा जब अमेरिका में एक दिन में 1 लाख से ज्यादा मरीज भर्ती हुए हैं। 27 दिसंबर को 1,18,000 और 25 दिसंबर को भी 1,18,000 मरीज ही अस्पताल में भर्ती हुए थे। एक अच्छी खबर यह है कि नोवावैक्सिस बायोटेक कंपनी कोरोना के उन नए स्ट्रेन पर वैक्सीन टेस्टिंग शुरू करने जा रही है जो हाल ही में ब्रिटेन में मिले हैं। यूके में मिले कोरोना वायरस के नए स्ट्रेन के बाद दुनिया के कई मुल्क मुहतात हो गए हैं। यूके के अलावा साउथ अफ्रीका और नाइजीरिया में ये स्ट्रेन मिला है। हाल ही में ब्रिटिश साइंटिस्ट ने नए वेरिएंट पर स्टडी पब्लिश की है जो फिक्र बढ़ाने वाली है। स्टडी में साइंटिस्ट ने नए वेरिएंट को खतरनाक बताया है, साथ ही स्ट्रेन को रोकने के कुछ इशारे दिए हैं। इसमें सभी स्कूल यूनिवर्सिटीज को बंद करने और वैक्सीन के डिस्ट्रीब्यूशन में तेजी लाने की सलाह दी गई है। स्टडी के राइटर निकोलस डेविस का कहना है कि जिन मुल्कों में नया वेरिएंट मिला है उन्हें इसे वार्निंग के तौर पर लेना चाहिए। डॉक्टर डेविस ने नए वेरिएंट से 6 महीने में होने वाले खतरे और इसे रोकने के मॉडल के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि इसे वैक्सीन के बिना रोकना मुमकिन नहीं है। इसकी वजह से 2021 में 2020 से ज्यादा मरीज अस्पताल और आईसीयू में भर्ती हो सकते हैं। कोरोना वायरस की सुस्त रफ्तार की वजह से और गुज़िश्ता 11 दिनों में तीसरी मरतबा मुल्क में 20,000 से भी कम कोविड-19 के नए केसेस की रिपोर्ट है, जिससे शिफायाबी की शरह में मुसलसल इजाफे से एक्टिव केसेस में कमी का सिलसिला जारी है। मंगल की सुबह सेहत और खानदानी बहबूद की वजारत के जारी करदा आदाद शुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान हिंदुस्तान में 16,432 नए केसेस रिपोर्ट हुए, जिससे मुतासरीन की मजमूई तादाद 1,02,24,000 को बुर कर चुकी है। गुज़िश्ता 11 दिनों में तीसरा मौका है जब वायरस के यौमिया केसेस की तादाद 20,000 से कम रही। इससे कबल 19 दिसंबर को 19,556 और 27 दिसंबर को 18,732 केसेस दर्ज किए गए थे। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क में कोरोना के 24,900 मरीज शिफायाब हुए, जिससे मजमूई तादाद 98,07,000 हो गई और उसकी शरह 95.92% हो गई। एक्टिव केसेस की तादाद 8,720 से घटकर मजमूई तादाद 2,68,000 रह गई है और उसकी शरह 2.63% है। इसी अरसे में 252 मरीजों की मौत के साथ अमवात की मजमूई तादाद 1,48,153 और शरह अब भी 1.45% है। की जो मुख्य बातें हैं वो ये कि जो एक्टिव केसेस हैं देश में वो 6 महीने के बाद 2,70,000 से कम हो गए हैं और लगातार घट रहे हैं। देश में जो क्यूमुलेटिव पॉजिटिविटी रेट है वो 6% हो गया है और यदि पिछले सप्ताह का पॉजिटिविटी रेट देखें तो वो केवल 2.25% है। लास्ट वीक्स पॉजिटिविटी रेट इन द कंट्री इज ओनली 2.25%। एक और बहुत महत्वपूर्ण डेवलपमेंट ये हुई है कि इंसाकॉग नाम की एक कंसोर्शियम की स्थापना की गई है। इसमें देश के 10 गवर्नमेंट लैब्स हैं। ये CSIR के लैब हैं, DBT के लैब हैं, ICMR के लैब हैं और स्वास्थ्य मंत्रालय के लैब हैं। ये पहले से भी पिछले 11 महीने में देश में जो SARS-CoV वायरस फैला हुआ है उसकी जीनोम सीक्वेंसिंग किया करते थे और 11 महीने में लगभग 5,000 के करीब जीनोम सीक्वेंस किए गए थे और उन जीनोम सीक्वेंसेस के आधार पर हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे थे कि देश के भीतर जहां वायरस ड्रिफ्ट के मामले हैं, वायरस शिफ्ट के मामले नहीं हैं। उस परिप्रेक्ष्य में जब ये यूके से वेरिएंट वायरस की खबर आई तो फिर ये माना गया कि एक बड़ा कंसोर्शियम बनाया जाए और सब लोग मिलकर काम करें
और बड़े पैमाने पर जीनोम सीक्वेंसिंग की जाए। सप्ताह की जो हिंदुस्तान में भी कोरोना वायरस का नया स्ट्रेन पहुंच गया है। यहां 6 मुतासरीन में यह वायरस मिला है। ये सभी हाल ही में ब्रिटेन से लौटे थे। इनमें से 3 सैंपल बेंगलुरु, 2 हैदराबाद और 1 पुणे के इंस्टीट्यूट भेजे गए थे। इनमें तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के एक सैंपल में नए स्ट्रेन की तस्दीक हुई है। बाकी 3 मरीज कर्नाटका के हैं। नए स्ट्रेन के मामले सामने आने के बाद मरकजी हुकूमत अलर्ट मोड में आ गई है। हेल्थ मिनिस्ट्री ने मंगल को बताया कि 9 से 22 दिसंबर के बीच हिंदुस्तान आए इंटरनेशनल पैसेंजर्स जो सिम्टोमेटिक या मुतासिर पाए गए हैं, उनकी जीनोम सीक्वेंसिंग कंपलसरी होगी। इन सभी को मुतालिका रियासतों में हुकूमत के कोविड सेंटर में सिंगल रूम आइसोलेशन में रखा गया था। इनके राब्ते में आए लोगों को भी अलग क्वारंटाइन कर दिया गया है। नए मुतासरीन के राब्ते में आए दूसरे लोगों का भी पता लगाया जा रहा है। 25 नवंबर से 23 दिसंबर के बीच ब्रिटेन से लगभग 33,000 मुसाफिरीन हिंदुस्तान आए थे। इनमें से अब तक 114 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। कुछ और सैंपल्स में नए जीनोम का पता लगाया जा रहा है। ब्रिटेन से उड़ानों की आर्जी रोक को बढ़ाया जा सकता है। ये रोक कोरोना वायरस के नए स्ट्रेन मिलने की वजह से लगाई गई है। यूनियन मिनिस्टर फॉर सिविल एविएशन हरदीप सिंह पुरी ने इसे आगे बढ़ाने का इशारा दिया। उन्होंने कहा कि इस आर्जी रोक को कम दिनों के लिए बढ़ाया जा सकता है। गौरतलब है कि यूनाइटेड किंगडम में कोरोना का नया स्ट्रेन मिलने की वजह से पिछले हफ्ते इंडिया समेत 50 मुल्कों ने वहां उड़ानों पर पाबंदी लगा दी है। Okay, because we are already on the 29th, I foresee, now I'm speaking not with a mandate as an announcement, I foresee a slight extension of the temporary suspension because we are getting the fuller picture of what has happened. I don't expect that extension to be a long or indefinite extension. I'm not going to put a figure on it, but the words I'm choosing will give you an idea. A slight extension, small extension of the temporary suspension. Because I also see that flights from the United Kingdom to other countries are similarly suspended for the moment. But I think we are getting a handle on this once we have the genome sequencing completed and we have a fuller extent of the picture, and I think that will give us the confidence to open up flights again. Sir. Well, we are monitoring that. I mean, for instance, if I heard in South Africa there were 1 or 2 cases. तेलंगाना में कोविड-19 के 397 नए मामला दर्ज किए गए हैं, जिसके बाद रियासत में मामलात की तादाद बढ़कर 2,85,465 हो गई है। रियासत में बहसीत मजमूई अमवात की तादाद बढ़कर 1,535 हो गई है, क्योंकि गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मजीद 2 अमवात हुई हैं। महकमे सेहत की जानिब से जारी करदा बुलेटिन में कहा गया है कि रियासत में 627 अफराद रूबे सेहत हुए हैं, जिसके बाद रियासत में अब तक इस मर्ज से रूबे सेहत होने वालों की तादाद बढ़कर 2,77,931 हो गई है। रियासत में एक्टिव केसेस की तादाद 5,999 है, जिनमें 3,838 मरीज घरों पर या फिर अस्पतालों में अलग थलग रखे गए हैं, जहां उनका इलाज किया जा रहा है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोविड-19 के 42,737 मायने किए गए, ताहम 496 नमूनों की रिपोर्ट्स का इंतजार है। जीएचएमसी के हदूद में 92 नए मामला दर्ज किए गए हैं। बकिया मामला रियासत के दीगर अजला में दर्ज किए गए हैं। हिंदुस्तान ने अपने गेंदबाजों की मजबूत कारकर्दगी का मुजाहरा करते हुए दूसरे बॉक्सिंग डे टेस्ट के चौथे रोज ऑस्ट्रेलिया को 8 विकेटों से शिकस्त देकर 4 मैचों की सीरीज 1-1 से बराबर कर ली। हिंदुस्तान ने ऑस्ट्रेलिया को दूसरी इनिंग्स में 200 रनों पर समेट दिया और फतेह के लिए मिला 70 रनों का हदफ 2 विकेटें गंवाकर पूरा कर लिया। दोनों ममालिक के माबीन यह 1वां टेस्ट था जिसमें हिंदुस्तान ने कामयाबी हासिल की। इसी तरह हिंदुस्तान ने अजिंक्य रहाणे की कप्तानी में यादगार फतेह हासिल की। एडिलेड में दूसरे दिन रात के टेस्ट मैच की दूसरी पारी में अपने कमतरीन स्कोर 36 पर आउट होने और 8 विकेटों से शिकस्त के बाद हिंदुस्तान ने शानदार वापसी करते हुए फतेह हासिल कर ली। गुज़िश्ता साल यानी 2018-19 में हिंदुस्तान ने अपने ऑस्ट्रेलियाई दौरे में भी मेलबॉर्न में बॉक्सिंग डे टेस्ट मैच 137 रनों से जीता था और इस बार भी उसने बॉक्सिंग डे टेस्ट में फतेह का परचम लहराते हुए मेलबॉर्न को बैरूनी सरजमीन पर अपना सबसे कामयाब मैदान बना दिया है। टीम इंडिया के बाकायदा कप्तान विराट कोहली के वतन वापस आने के बाद कप्तान का ओहदा संभालने वाले रहाणे 4 दिन तक खेल पर अपना कंट्रोल बरकरार रखा और अपनी कप्तानी में मुसलसिल तीसरा टेस्ट जीत लिया।
नाजरीन, आज की खास बात में बस इतना ही। आपसे कल मुलाकात होगी नई खबरों के साथ, नए एनालिसिस के साथ। फिलहाल दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज।